नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के बारे में। जैसा कि आपको पहले से विदित होगा कि इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब चैप्टर 2 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी कि विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का विभाजन किन किन मुद्दों पर या किन किन चीज़ों को आधार बना करके किया और क्या क्या नामकरण किया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, तो क्यों कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया है उस पर विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए हैं बाद के आलोचकों ने, या इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा उस पर क्या तर्क मिले, राम कुमार वर्मा या जो भी विद्वानों ने काल विभाजन किया उन सभी विद्वानों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चले अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य पढ़ते वक्त हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप पढ़ लेंगे तो हिंदी काव्य जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके बहुत ही बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हिंदी साहित्य का जो दूसरा चैप्टर है आपका काल विभाजन और नामकरण ही है। तो आइए जान लेते हैं। आपको एक प्रकार से बड़ा कठिन लगता होगा हिंदी साहित्य का नामकरण क्या है, काल विभाजन क्या है। अरे बहुत सहज है प्रभु, बिल्कुल चिंता ना करो। अगर तो ये दूसरा चैप्टर भी आपका बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये आप लोगों की डिमांड पर है। आप लोगों ने कहा कि भाई कोर्स लाओ गुरुदेव कोर्स लाइए, बहुत दिक्कत हो रही पढ़ने में और मुझे डिटेल में जानकारी ग्रहण करनी है, एमए करना है, पीएचडी करनी है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए भाई। अगर आप रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो पढ़ना अच्छे तरीके से, तो मैं आपसे कभी भी एक प्रकार से नहीं कहूँगा कि आप पीछे हटो। आप आगे बढ़ करके पढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि बीए में पढ़ करके हम किस तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और समाज में अच्छा नाम कर सकते हैं। क्योंकि बीए के बच्चों को लोग हीन भावना, अरे क्या करते हो भैया बीए करी थे, अच्छा तो अब आपको ये कोई नहीं फील करवाएगा। क्योंकि जब 2-3 पंक्तियां मारोगे उनके सामने मुंह पे, ठीक है, तो वो हैदास जाएंगे। पहली बात तो ये, जैसे कि अभी आदिकाल में आप आगे चल करके अभी पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि भाई यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। ऐसे मैं खूब बताऊंगा आपको। तो पंक्तियां तो बड़ी आपको याद रहेंगी, मज़ा भी आएगा। और जो रस होता है हिंदी साहित्य में तो कूट कूट कर भरा हुआ है। आपने अभी तक ऐसा हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं होगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। अभी एक आध दो चैप्टर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई बड़ी मेहनत लग रही है, बहुत कठिन है। ये कठिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही बारीकी के साथ तब भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखें दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? दूसरा चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण। हिंदी साहित्य इतिहास जो है अपने आविर्भाव के लिए या अपने आविर्भाव के समय से ही विभाजन और नामकरण की संबंधित विवादों से घिरा रहा है। चूँकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एक प्रकार से नामकरण किया। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और कहते हैं, शुक्ला जी कुछ और कहते हैं, राम कुमार वर्मा जी कुछ और कहते हैं, मिश्र बंधु कुछ और कहते हैं, गिरियर्सन और कुछ और कहते हैं, शिव सिंह सेंगर कुछ और कहते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी सागर वार्ड से कुछ और कहते हैं, ठीक है, गणपत चंद्रगुप्त अलग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग विद्वान जितने जितने विद्वानों ने दिया है सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से नामकरण किया। डॉक्टर राहुल संकृत्यान ने अलग नामकरण किया। तो ऐसे ही किसने किसने क्या क्या नाम दिया, किस किस काल का क्या क्या नाम दिया, कितने समय से कितने समय तक कौन सा काल रहा, ये सब हम आज के वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, यही पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ से परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आता रहता है। ठीक है, चले थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है बट आप लोग मैनेज करेंगे मुझे पता है। सॉरी। चले, तो विभाजन और नामकरण की समस्या लगातार बनी हुई है, विवादों से घिरा हुआ प्रश्न रहा है। हिंदी के अनेक विद्वानों और साहित्य इतिहास लेखकों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विभाजन किया हिंदी साहित्य का और इसका नामकरण किया। इन विवादों में सबसे पहला नाम सर जॉर्ज गिरियर्सन का आता है, फिर मिश्र बंधुओं का आता है, फिर रामचंद्र शुक्ला जी आते हैं, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। ऐसे ही और भी कई विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को लेकर के जाने जाते हैं। अब किसका सबसे अच्छा है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए हिंदी साहित्य के पुरोधाओं में से एक, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं। हिंदी साहित्य
का जो आज आप रूप देख रहे हैं, ऐसा ना होता अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना होते। हालांकि इसका सबसे बड़ा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इसके साथ ही साथ एक व्यक्ति और हैं सबसे बड़े विद्वान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो आप हिंदी में आज ये हिंदी देख रहे हैं, पारनिष्ठित हिंदी, वो एक प्रकार से उन्होंने किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, वो अगर ना होते तो आज हिंदी एक प्रकार से, जितना ये हिंदी की शब्दावलियाँ हैं तमाम प्रकार की और ऐसी ऐसी कविताएँ जो आई, वो ना आती शायद। हिंदी के प्रमुख साहित्य इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन विद्वान आते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभिक इतिहासकारों में सबसे पहले गारस दत्तासी आते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कल बताया था गारस दत्तासी। ठीक है, इस्तबारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक इनकी। मौलवी करीमुद्दीन भी लिखते हैं, हालांकि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। शिव सिंह सेंगर आते हैं, इनके बारे में बताया था मैंने। इनका ध्यान एक मतलब कि इस ओर इनका ध्यान नहीं रहा, नामकरण क्या है, काल विभाजन क्या है, कुछ ध्यान नहीं दिया। बस कवियों का संग्रह किया, कवियों के बारे में बता दिया, बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद सामग्री संकलन की दृष्टि से इनके इतिहास उल्लेखनीय अवश्य। सामग्री संकलन का मतलब क्या होता है कि नहीं, इनके यहाँ पर डाटा आपको मिलेगा, जानकारी मिलेगी, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से वो नहीं मिलेगी। पर इन तीनों लेखकों के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन तथा नामकरण का एक प्रकार से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, यानी अभाव है। अभाव माने कमी है, यानी इन तीनों को ऐसे हटा दो आप। इसके अब नामकरण शुरू कहाँ से होता है हिंदी साहित्य में? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से। हिंदी साहित्य में नामकरण का जो शुरुआत डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से होती है। काल विभाजन और नामकरण डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं, मतलब इनकी पुस्तक है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये आप लोगों ने पता होगा, मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये, खास करके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन और नामकरण किया गया है, पहला यही है। इसके बाद में और लोगों ने किया। ठीक है, उन्होंने काल विभाजन स्पष्ट निर्देश इस प्रकार दिया काल विभाजन का, जैसे कि इन्होंने पहला काल बताया चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। यहीं से प्रश्न उठता है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चारण काल हो गया। चारण काल की अगर बात की जाए तो 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी का जो समय काल रहा है इतिहास का, वो चारण काल रहा है। दूसरा काल इन्होंने बताया वो रहा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, यानी 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1401 से लेकर के 1500 का जो समय रहा है वही 14वीं शताब्दी पूरी होती है। ठीक है, तो यही होता है आपका धार्मिक पुनर्जागरण, क्योंकि यहाँ पर धर्म एक प्रकार से अपने उफान पर था। हर एक धर्म में सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, चाहे भारत की बात करें चाहे विदेशों की बात करें, हर जगह पर इस दौरान धर्म सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। इसके बाद में तीसरा जो काल आता है वो आता है जायसी का प्रेम कविता। चूँकि जायसी जो हैं वो किस तरीके कवि हैं? वो है प्रेमाख्यानक काव्यधारा के, प्रेमाख्यानक। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को सूफी परंपरा भी कहते हैं। सूफी लोग कौन होते थे? सूफीज़म की अगर बात की है तो सूफीज़म जो भारत में आया, जो मुस्लिम लोग होते थे, मुसलमान में कई संप्रदाय हैं, सूफी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, औलिया मतलब ऐसे तमाम प्रकार के संप्रदाय हैं। तो जो सूफी लोग होते थे ये एक प्रकार से गाना बजाना करते थे और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति करते, मतलब कि ईश्वर को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि प्रेम, अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, फिर बाद में प्रेमी को एहसास होता है कि अगर मैं इतना प्रेम भगवान से करता तो मैं एक प्रकार से तर जाता, या मुझे मोक्ष मिल जाता, या मुझे एक प्रकार से जन्नत मिल जाती, ऐसी मान्यता। तो एक प्रकार से अच्छा, सूफी लोग फेमस क्यों हुए? सूफी लोग एक प्रकार से जैसे कि विदेशों से आए, अरब कंट्रीज से या अन्य जहाँ मुस्लिम लोग रहते थे वहाँ से आए, जैसे राजा आते थे उन्हीं के साथ चले आते थे। तो ये लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ की भाषा में, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी अवधी के पहले कवि माने जाते हैं, और ठेठ अवधी में इन्होंने वो लिखा, क्या नाम है? पद्मावत। अब पद्मावत जो है ठेठ अवधी में लिखा। यहाँ की शैली, मतलब शैली तो वही होती मसनबी शैली कि 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आता है। ठीक है, रामचरितमानस में आप देखें कभी 12 चौपाई के बाद दोहा आता है, कभी 13 चौपाई के बाद, कभी 14 के, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 15 चौपाइयों के बाद में दोहा दिया हुआ है। ठीक है, बीच बीच में छंद है, कवित सवैया हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक 7 चौपाई के बाद में एक दोहा आपको पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के मैं कहने ये वाला था कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं ये सूफी परंपरा के कवि रहे हैं। सूफी परंपरा बेसिकली अब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आई है।
इस्लाम के प्रचार प्रसार में करती क्या है, फेमस क्यों इतना हो गई? फेमस इसलिए इतना हो गई चूँकि जब यहाँ पर आई उसके बाद में यहाँ पर चूँकि एक प्रकार से यहाँ की भाषा को सीखा और यहाँ की खुद की जो गंवई भाषा थी उस गंवई भाषा का प्रयोग करके ईश्वर के बारे में बताने का प्रयास। एक कहानी बताएंगे और कहानी भी कौन होगी? भारतीय कहानी होगी, भारतीय राजा महाराजा की कहानी। जैसे कि नागमती और पद्मावती और राजा रतन सेन ये विदेश के नहीं हैं, ये यहीं के हैं राजा। पद्मावती बड़ी खूबसूरत हैं और नागमती एक प्रकार से वियोग वर्णन आप सुनते ही होंगे। तो राजा रतन सेन की ही दोनों पत्नी मतलब कि दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनका वियोग वर्णन भी 12 मासा का वर्णन भी करते हैं। यानी कि शैली है विदेशी, प्रचार प्रसार करना इस्लाम का, हिंदू देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, भाषा यहाँ की, प्रयोग कर दो भाई। सभी देखेंगे जैसे कि आजकल फेसबुक अगर आप खोलेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो पाकिस्तान के कुछ जो है क्रिकेटर वगैरह होते हैं, क्रिकेटर नहीं भी हैं, बस ऐसे बैठ के आते हैं फेसबुक पे, अरे विराट कोहली इतना मार दिया, ओ माय गॉड, ये वो दुनिया भर का ऐसे बताएंगे, मैक्सवेल ऐसा है, वो कर दिया। जब भी एक प्रकार से कोई मैच आता है ये सब अपने जो है वहाँ पे बैठ के 4 लोग हाँ ये करेंगे, आज ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ऐसे वहाँ पे नौटंकी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें क्या होती, अब यहाँ के लोग जो भारत के लोग हैं सत्यार बैठे रहा था ऐसे, का मारी सो मैक्स बेला मारी आज, अच्छा ओफो आज का हुई, मज़ा आएगा, आज ही मारिस वो मारी, ये मेरे तमाम प्रकार के से देखा करिए। अब दूसरों देश के मैच देखे शुरू कर दे हैं। अब ब्रॉडकास्टर वाले तो चाहते हैं जितने देखो उतने उनके पैसा उन्हें प्रॉफिट मिलते हैं, 3-3 4-4 करोड़ मई 5-5 करोड़ मई मैच देखते हैं। हालांकि देखना चाहिए, लेकिन अब मैच के बाद में तमाम रिव्यूअर बन चुके हैं ना, तो अब वो रिव्यूअर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैच की बात क्यों खोद दिया मैंने, इसलिए चूँकि सूफी परंपरा से मुझे उदाहरण के रूप में, जैसे कि अब वहाँ पाकिस्तान में बैठकर वीडियो बना रहे हिंदी, चूँकि उनको पता है हिंदी में बोल रहे, तो यहाँ के लोगों को थोड़ी पता है पाकिस्तान का बोल रहा है कि इंडिया का बोल रहा है। हालांकि जानते ही बाद में पाकिस्तान का है, फिर भी वो सुनते हैं चूँकि, और पाकिस्तान की इतनी मीडिया है सब हिंदुस्तान की बड़ाई ही करती है, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की भी बुराई आप नहीं देख, जो बुराई करेगा उसका व्यू कम जाएगा, जो अच्छाई बताएगा उसका व्यू ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और भारत के लोग बढ़िया खेल भी रहे हैं इस समय। चौथी बात, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण यानी सूरदास जी संबंधित वाला, 1500 ईस्वी से लेकर के 1600, अब ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं 1500 से 1600 के आसपास सूरदास जी से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई। इसके बाद में मुगल दरबार में जो कवि रहे, खास करके रहीम वगैरह रहे, उन लोगों ने लिखा। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज पर एक अलग से काल बता, तुलसीदास जी महाराज के बारे में अलग से लिखा, ठीक है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास। रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा, जो एक प्रकार से हिंदी साहित्य का ज़बरदस्त ग्रंथ है। रीति काव्य, रीति काव्य मतलब कि रीति काव्य में क्या क्या देखें, रीति काव्य वही है जो एक प्रकार से खास करके भक्ति काल के बाद में आता है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं। इसके बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, और इसके बाद में परवर्ती मतलब क्यों, तुलसीदास के बाद में जो तुलसीदास के एक प्रकार से सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं वो परवर्ती कवि कहलाते हैं। 18वीं शताब्दी मतलब कि लगभग 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी का जो काल है उसी को 18वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी मतलब कि 1857 या 1757 की अगर बात, 1757 से लेकर के 1858 तक का जो काल रहा है वो कंपनी का शासन रहा है। चूँकि 1757 में होता है कौन सा युद्ध भैया, प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब होता है उस दौरान क्या होता है, 1857 में होता है, 1858 इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि 1858 में क्या होता है, एक अधिनियम बन करके आता है ब्रिटेन से, और वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें बता दिया गया कि भाई अब भारत का शासन जो होगा वो कंपनी नहीं करेगी, अब ब्रिटेन की महारानी स्वयं करेंगी वहाँ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो साल रहा है ये आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान रहा। फिर उसके बाद में अगला है विक्टोरिया का शासनकाल। विक्टोरिया का शासन कब से शुरू हुआ, 1858 से शुरू होता है, 1858 से लेकर के और 1950, ठीक है, यहाँ तक रहता है। और विविध अज्ञात कवि जो रहे हैं जिनका कुछ पता आता नहीं है कि कहाँ के हैं कब के हैं, उनको उन्होंने भी रखा। तो इस तरीके से 12 तरीके के बारे में इन्होंने बताया, 12 प्रकार बताए, 12 तरीके से विभाजन किया। किसने भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब जॉर्ज ग्रियर्सन की आलोचना भी सुन लो, विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा। आलोचना, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह काल विभाजन जो इन्होंने किया है, जो मैंने आपको बताया, काल विभाजन ना होकर के
साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों के नामकरण है। यानी कि ये काल विभाजन नहीं है, समय का कोई विभाजन नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बस अलग अलग जो अध्याय हैं उनको एक प्रकार से बता दिया है। इसमें साहित्य की कतिपय सीमित प्रवृत्तियों का ज्ञान हो तो जाता है, किंतु ऐतिहासिक चेतना समग्र अवबोध संभव नहीं। यानी कि ऐतिहासिक चेतना के बारे में हम जान नहीं पाते हैं, उतना जानकारी इसमें नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर राजगिरियसन के विभाजन को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये वैज्ञानिक नहीं है। काल विभाजन तो सबसे पहले इन्होंने जरूर किया, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है मिस्र बंधु विनोद एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में इन लोगों ने एक प्रकार से इस ग्रंथ को लिखा, मतलब कि ये विभाजन किया है। अब मिस्र बंधु विनोद की अगर बात किया है तो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया, और नामकरण मिस्र बंधु विनोदों ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुछ इस प्रकार से किया, नामकरण भी इस प्रकार से किया। देखिए, हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल बताया मिस्र बंधुओं ने, वो बताया आरंभिक काल की अगर बात करें, शुरुआती काल। आरंभिक काल को दो भागों में बांटा। आरंभिक काल को पहला भाग है इसका का और दूसरा खा, यानी कि पहले बताया पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक मतलब कि जो आरंभ काल से पहले, यानी 700 ईस्वी से लेकर के, इसमें अपभ्रंश भी है, 700 बिक्रमी से लेकर के 1343 बिक्रमी। अभी बिक्रमी क्या है, सन ईस्वी नहीं लिखा है, बिक्रमी लिखा है। अब विक्रम संवत को एक प्रकार से जब भी आप घटाना मान लेते हैं विक्रम संवत जो होता है वो विक्रमादित्य के समय से संबंधित है। और जो आपका ये सन होता है, सन की अगर बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद एक प्रकार से इनका जन्म हुआ विक्रमादित्य का। ठीक है, तो विक्रमी का मतलब क्या होता है, 1857 है यहाँ पर, अगर इसमें से घटाओ आप 1343 से आप जो है कितना घटा दोगे, इसमें आप 57 जोड़ दो, 57 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 1400। ठीक है, तो ये है आपकी मतलब विक्रम संवत और सन संवत में 57 का एक प्रकार से अंतर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 57 का अंतर इसलिए होता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया है, रामचंद्र शुक्ल जी की अगर मैं बात करूँ आपसे, रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो संवत के बारे में बात करते हैं। संवत जो होता है, जैसे कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की बारे में, 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, संवत और इसके बारे में आप समझ लें। देखिए, संवत जैसे 1375 संवत है। अब 1375 जो है, या मान लेते हैं रीतिकाल की बात करें, ठीक है, अब रीतिकाल की बात अगर हम करते हैं, रीतिकाल की 1 मिनट के लिए समझेंगे अभी। जैसे कि रीतिकाल की बात की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 1700 से लेकर के 1900 का समय काल रहा है ये। लेकिन 1700 में से अगर आप 57 घटा देंगे, 57 माइनस करें, तो जो आएगा वहाँ से रीतिकाल शुरू होगा। यानी कि जब भी आपको विक्रम संवत से सन निकालना हो, विक्रम संवत से आपको सन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप 57 घटा देंगे, यानी क्या करेंगे, 57 साल घटा देंगे। ठीक है, जब आप 57 साल घटा देंगे तो आपका निकल आएगा। यानी कि यहाँ से एक उदाहरण लिया है भाई, 10 में से 7 के कितना बचेगा, 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा तो 16। यानी 1643 ईस्वी में क्या हुआ है, रीतिकाल की शुरुआत होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा बताते हैं। कुल मिलाकर के मैं उदाहरण इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा था आपको, ताकि आपको यह समझा सकूं कि भाई जो विक्रम संवत होता है उससे हम सन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रम संवत आपको थोड़ा कठिन लगता होगा। ठीक है, विक्रमी आप सुनते आ रहे, विक्रमी बेसिकली होती है विक्रमादित्य के समय को लेकर के उनके पंचांग बनाए, मतलब कि उसके हिसाब से पंचांग बना है। ठीक है, लेकिन जो ईस्वी सन होता है, ईसा मसीह के मतलब ईसा मसीह का 0 डिग्री मतलब कि 0 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1643 ईस्वी मतलब 1643 साल के बाद रीतिकाल की शुरुआत होती है, ऐसा मान सकते हैं। कुल मिलाकर के जब भी आपको विक्रम संवत दिया हो, उससे आपको सन में निकालना हो, तो आप 57 घटा देंगे, आपका सन निकल आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आरंभिक काल एक है पूर्व आरंभिक काल और एक है आपका उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 से लेकर के 1343 बिक्रमी तक है, और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 बिक्रमी तक है। इसको आपको याद नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको याद नहीं करना है। याद इसलिए नहीं करना चूँकि इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई किस विद्वान ने किस तरीके से बताया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात, माध्यमिक काल कहा इन्होंने दूसरे काल को। माध्यमिक काल जो दूसरा काल इनका है, उस पहला है आपका पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 बिक्रमी से 1560 बिक्रमी,
प्रारंभिक माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 विक्रमी तक है, इन्होंने बांटा। तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल 2 भागों में बांटा इन्होंने। पहला है आपका पूर्व अलंकृत काल, दूसरा है उत्तर अलंकृत। पूर्व माने होता है पहले अलंकृत, उत्तर माने होता है बाद में सॉरी। तो पूर्व अलंकृत काल जो है ये 1681 विक्रमी से 1790 विक्रमी तक है, और उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। ठीक है, ये बात ध्यान है। इसके बाद में चौथा काल आता है परिवर्तन काल हिंदी साहित्य में। परिवर्तन काल संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक, और इसके बाद में आज मतलब कि जो वर्तमान काल है पांचवा, वो है 1926 से मतलब आद्यावधि। आद्यावधि का मतलब होता है अब तक, यानी कि 1926 विक्रमी से लेकर के अब तक जो समय काल रहा है, ये आधुनिक काल है, ये सॉरी वर्तमान काल है। इस तरीके से आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, ये जरूर ध्यान रख दें। डेटा अगर उतना ध्यान नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बस जानकारी के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जब आप नेट JRF का पेपर देंगे तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी BA की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हालांकि इनका नाम इंपॉर्टेंट है कि मिश्र बंधुओं ने क्या किया है। आपसे अगर पूछ लेगा मिश्र बंधुओं के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा, हालांकि पूछा आज तक नहीं गया है। हाँ, ये पूछा गया कि भाई हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालिए, ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आया है, उसमें इनका नाम लिखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप दूसरे विद्वानों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चले आलोचना इनकी क्या क्या हुई भैया, विद्वानों ने क्या कहा इनके बारे में। आलोचना इनकी हुई, मिश्र बंधुओं को यह काल विभाजन ग्रियर्सन के काल विभाजन से अच्छा है, मतलब कि कहा कि ग्रियर्सन से ठीक काल विभाजन इन्होंने किया। इससे अपेक्षाकृत प्रौढ़ता मिलती है, किंतु इसमें कहीं भी मतलब कि कहीं कहीं पर असंगतियाँ भी दिखाई पड़ी। जैसे कि पहली आलोचना इसकी हुई कि सर्वप्रथम दोष यह है कि मिश्र बंधुओं ने 600 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के अपभ्रंश भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य की परिधि में समेट लिया, यानी अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी खत्म करने का मतलब उसको हिंदी साहित्य में बना लिया। पहली एक प्रकार से इनकी आलोचना यह की गई। दूसरी बात, अलंकृत काल और परिवर्तन काल नामकरण समीचीन नहीं होता, क्योंकि समीचीन मतलब कि उस दौरान ऐसा कोई विशेषताएं उतनी प्रबल मात्रा में नहीं थी जिस तरीके से इन्होंने नामकरण कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें तालमेल नहीं खाती हैं, तो इस तरीके से इनका भी उतना व्यापक या उनका इतना प्रचार प्रसार इनका भी नहीं हुआ। तीसरे विद्वान आते हैं और हम सबके फेवरेट आते हैं आचार्य शुक्ला जी। आचार्य शुक्ल की अगर बात करें तो आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है और उनका जो नामकरण है वो बड़ा ही फेमस है और प्रासंगिक है और यूनिक है। इनके जैसा किसी ने नहीं किया। इन्होंने ही एक प्रकार सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमाणिक और उत्कृष्ट काल विभाजन सबसे पहले आचार्य शुक्ला जी ने ही प्रस्तुत किया, इन्हीं की रचना में मिलता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मान करके काल विशेष में ग्रंथों की प्रसिद्धि और प्रचुरता को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 1000 वर्षों के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार से अपभ्रंश काल को छोड़ देते हैं, 1000 ईस्वी से शुरू करते हैं और एक प्रकार से पूरे के पूरे 1000 यानी कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 1000 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच का जो 1000 वर्ष का समय काल हिंदी का, उसको 4 भागों में बांटा। पहला जो काल विभाजन है आचार्य शुक्ला का वो है आदिकाल। आदिकाल तो इन्होंने कहा, उसके बाद में कहा कि अगर आदिकाल ये है, आदिकाल तो एक प्रकार से ये समय के हिसाब से बांटना हो गया, यानी कि भाई आदिकाल मैंने कह दिया, चूंकि पुराना काल था तो इसलिए आदिकाल है, शुरुआती काल था इसलिए आदिकाल बोल दिया। आदिकाल तो कहते हैं लेकिन आदिकाल पर फोकस नहीं करते हैं आचार्य शुक्ल। आदिकाल बाद में आकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल आदिकाल ही है, लेकिन जो शुक्ला जी हैं अपने ये कहा था भैया कि देखो आदिकाल अगर कहा मन कहा है तहार तो कहाओ, अगर आदिकाल कहा नाई मन है तो आप काओ कह सकत हो, तब आप कह सकत हो भैया कि आदिकाल का वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कैसे कह सकत हो, चूँकि मन वीरता पूर्वक खूब रचना रखी गई, परमाल लासो विजयपाल लासो, ठीक है, खूब लड़ाई भय कि रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, और धै दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए। इस तरीके की एक प्रकार से तो ये सब वीरतापूर्वक रचनाएं हो रही थी। आल्हा गाया जा रहा था, आल्हा उदल परमाली तमाम प्रकार की चीज़ें आप हर एक ग्रंथ को देखेंगे। एक ही ग्रंथ नहीं आल्हा उदल का, बहुत ग्रंथ हैं, ये तो मैं थोड़ा सा बताया हूँ। संवत 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक हुआ। अब इसको सन में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, संवत को अगर आप ईस्वी में बांटेंगे कितना हो जाएगा, इसमें से आप 57 घटा दो तो कितना निकलेगा, 10 यहाँ से उधार लेने यहाँ भाई 10 में से 7 गए कितना बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ से उधार लेने में 14 में से 5 गए कितना बचा, 14 में से 5 गए 9 5 14, ठीक है 9 5 14 ऐसे तो, और यहाँ 9 बचे 993।
993 ईस्वी या मानो 1000 ईस्वी, सीधा सीधा मानो 1000 ईस्वी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से हिंदी साहित्य शुरुआत होती है 993 ईस्वी से, या आप 1000 ईस्वी मान सकते हो। क्लियर। तो आदिकाल ही है इन शुक्ला जी के अनुसार। आदिकाल, आदिकाल को शुक्ला जी ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया, ठीक है। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक ये समय काल रहा। फिर उसके बाद दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति काल कहा, चूँकि यहाँ पर भक्तिपूर्वक रचनाएं खूब हो रही थीं। भक्तिपूर्वक रचनाओं में जैसे कि क्या हो रहा था? भक्ति में जैसे कि पहले सूफी, मतलब कि पहले निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है जिसमें कबीर रहे, उसके बाद में फिर प्रेमाश्रयी शाखा है जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी आए, उसके बाद में सूरदास आए कृष्ण भक्त शाखा को लेकर के, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी आए, राम भक्ति शाखा को एक प्रकार से आगे बढ़ा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भक्तिपूर्वक रचनाएं, भक्ति आंदोलन खूब अपने चरम पर था। 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का समय भक्ति काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तीसरा काल विभाजन जो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया वो है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की अगर बात की जाए तो उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? रीतिकाल कहा। क्या कहा? रीतिकाल कहा। रीतिकाल की अगर बात की, चूँकि इसमें रीति प्रधान रचनाएं हो रही थी। रीति प्रधान का मतलब क्या होता है? जिसमें बेसिकली लक्षण ग्रंथ लिखे जाएं। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें जैसे रस, छंद, अलंकार, इन सभी पर फोकस किया जाए, इन सभी को लेकर के रचनाएं लिखी जाएं, वही होता है एक प्रकार से लक्षण ग्रंथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक का जो समय काल रहा है, ये उत्तर मध्यकाल का समय काल रहा, जिसको रीतिकाल कहते हैं। अच्छा, रीतिकाल को बाद में चल करके भी जब मैं रीतिकाल समझूंगा तो उसमें 3 धाराएँ आपको मिलेंगी रीतिकाल में। जैसे एक हो गया रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है। रीतिबद्ध रचनाएं एक होती हैं, एक होती है रीति मुक्त, ठीक है। क्या भैया? रीति मुक्त, रीति मुक्त, और एक है रीति सिद्ध, ठीक है। ये रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध क्या है? रीतिबद्ध की अगर बात की है, ऐसे कवि जो कि रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते थे, आशा दत्ताओं की प्रशंसा करते थे, नख सिख वर्णन करते थे। नख सिख वर्णन का मतलब क्या होता है? स्त्रियों के रूप, रंग, उनके होंठ का, उनके नाक का, उनकी आँखों का, ऐसे बताते थे कि भाई जो है क्या हो, ये रेशमी जुल्फ़ें या शरबती आँखें, जैसे गाना चलता है ऐसे ही ये लोग नक्सिक वर्णन करने में बड़े माहिर थे, ठीक है। राजाओं के यहाँ रहते थे, वहीं पर एक प्रकार राजाओं को ये सब सुनाते थे, नक्सिक वर्णन वगैरह, राजाओं की वीरतापूर्वक रचनाएं करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे। आश्रयदाता मतलब क्या होता है? जैसे जिस राजा के यहाँ रहते थे, जगह खात रहे वही के गुणगान करत रहे। स्त्रियों को यहाँ पर भोग की वस्तु समझा जाता था, उनको एक वस्तु के रूप में ट्रीट करते थे, ठीक है। ये एक प्रकार से यही सब चीज़ें यहाँ पर होती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्त्रियों की चाल की तुलना किससे करी गई है? गजगामिनी कहा गया स्त्रियों को। गजगामिनी का मतलब क्या होता है? गज माने हाथी और गामिनी माने होता है हाथी के चलने की एक प्रकार जो स्टाइल होती वो होती गजगामिनी। तो स्त्रियाँ जब चलती हैं तो हाथी जैसे मस्त होकर के ऐसे चलता है, आराम से ऐसे ऐसे करके, ऐसे स्त्रियाँ चलती तो ऐसे देखते हैं तो गजगामिनी की भांति इस तरीके से चलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर खूब ज़्यादा स्त्रियों की आप देखेंगे बिहारी लाल के यहाँ। बिहारी एक प्रकार से तो एकदम से मतलब अभद्र नहीं है, लेकिन हाँ वो एक प्रकार से पढ़ने में थोड़ा सा और ज़रूर लगता है। बिहारी एक प्रकार से ऊहात्मकता उनमें ज़्यादा है। ऊहात्मकता शायद आप ना जान पाएँ। ऊहात्मकता मतलब होता थोड़ा सा शारीरिक जो चित्रण है खुल करके करते हैं, ठीक है। नक्सिक वर्णन में शारीरिक चित्रण खूब करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो रीतिबद्ध में बेसिकली घनानंद का नाम आता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। दूसरे हैं रीतिमुक्त। रीतिमुक्त की अगर बात की जाए यानी ऐसे कवि जो कि रीतियों से बंद करके रचनाएं नहीं लिखते हैं, खुल करके रचनाएं लिखते हैं। कोई रस छंद अलंकार का, ठीक है ना, जो है रिश्तों का हो बंधन, ना इसका हो नाता, ऐसे गाना है नहीं। तो ऐसे ही ना कोई अलंकार का लफड़ा, ना कोई रस का लफड़ा, ना कोई छंद का, ना आश्रयदाता, ना कुछ है। ऐसे तो घनानंदवा मोहम्मद सारंगीले घनानंद जी कहिन का मोहम्मद सारंग तोहरे बसाए टिकायम टिकाहन जाइत है, निकल ही चल दीन। लेकिन जो इससे ऊपर वाले रीतिबद्ध थे वो बंद करके रचनाएं करते थे, जैसा समाज देखते थे उसके अकॉर्डिंग करते थे। हालांकि रीतिमुक्त वाले घनानंद वगैरह है। रीति सिद्ध में नाम आता है बिहारी का। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात, ठीक है। इस तरीके की रचना बताएंगे, उसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? गद्य काल कहा। गद्य काल इसलिए कहा चूँकि यहाँ पर गद्य पूर्वक रचनाएं या गद्य की रचनाएं शुरू हो गई थी लिखनी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको
1900 या 1850 तक आपको गद्य का विकास नहीं मिलेगा। बेसिकली 1850 के बाद से गद्यात्मक रचनाएं लिखनी शुरू होती हैं, ठीक है। और गद्य में रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो आते हैं। सबसे पहला काल आधुनिक काल में भारतेंदु काल आता है, उसमें एक प्रकार से लिखते हैं संवत 1900 से लेकर 1984 तक। एक प्रकार से इन्होंने बताया शुक्ला जी ने कि आधुनिक काल है, लेकिन अब तक मान सकते हैं उसको, चूँकि उसके बाद में शुक्ला जी ने चीज़ें नहीं की। प्रवृत्ति के विशेष आधार पर काल का नामकरण इन्होंने किया है, और इस तरीके से जो फुटकल एक प्रकार चीज़ें हैं वो एक प्रकार से अलग रख दिया, लेकिन प्रवृत्ति जो हैं ज़्यादा जो प्रवृत्तियाँ जिसकी रही विशेषता रही उसमें मतलब कि इन्होंने लिखा। और बेसिकली इनका जो काल विभाजन रहा वो बड़ा फेमस रहा है और बहुत ही अच्छा प्रमाणिक रहा है। आलोचना फिर भी शुक्ला जी की हुई है। शुक्ला जी ने साहित्य का काल विभाजन ठोस आधार पर तो जरूर किया है। उनका काल विभाजन सरल है, सुस्पष्ट है, संक्षिप्त है और प्रायः सभी विद्वानों, सभी साहित्यकारों और इतिहासकारों और आलोचकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी कि सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। किंतु इस काल विभाजन को भी सर्वदा निर्दोष नहीं मान सकते हैं, इसकी भी अपनी कुछ परिसीमाएं हैं। कुछ विद्वानों ने इस पर भी इनके विचारों का खंडन करने का प्रयास किया। अब आइए समझ लेते हैं कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा या इसके बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इनके बारे में आचार्य शुक्ल जी के बारे में क्या कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग किया है, नाम दिया है, वह समीचीन नहीं है। समीचीन का मतलब क्या होता है, उतना सटीक नहीं, चूँकि आदिकाल में ना केवल वीरतापूर्वक रचनाएं हो रही थी, बल्कि जो वीरतापूर्वक रचनाओं की बात आचार्य शुक्ल करते हैं 12 रचनाओं की, उसमें श्रृंगार पूर्वक रचनाएं भी या श्रृंगार की रचनाएं बहुत सारी भी मिलती हैं। यानी कि केवल वीरतापूर्वक रचनाएं ही नहीं बल्कि श्रृंगार की रचनाएं भी वीरगाथा काल में आदिकाल में होती रही हैं, या और भी एक प्रकार से विशेषताएं वहाँ पर आपको मिलेंगी। वहाँ पर नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य यानी धार्मिक साहित्य भी आपको मिलता है। और मात्र नाथ साहित्य, जैन साहित्य और ये जैन मुनियों की जितनी कविताएं रही हैं या रचनाएं रही हैं उन सभी को आचार्य शुक्ला निगलेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो मात्र एक प्रकार से कैसी साहित्य है, ये तो मात्र धार्मिक साहित्य है, तो इसको हम इस साहित्य में नहीं रख सकते, इसको हटा दिया। तो इस कारण से ये भी थोड़ा सा आचार्य शुक्ल ने उतना एक प्रकार से हो सकता है उस दौरान उनको ना अच्छा लगा हो या ना समझ उतनी ज़्यादा एक प्रकार से, मतलब उतना ज़्यादा एक प्रकार से उस समय ना प्रचलित रहा हो, ऐसी बातें हो सकती। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया, पर आधुनिक अनुसंधान से प्राप्त नवीन सामग्री प्राप्त हो जाने पर अब पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम देना समीचीन नहीं है, ये भी कुछ विद्वानों ने कहा। इसके अलावा तीसरी बात, प्रबुद्ध इतिहास। लेखक शुक्ल जी के काल विभाजन, काल सीमा निर्धारण, काव्य धाराओं के वर्गीकरण, काव्य धाराओं के मूल स्रोतों के संकेतीकरण आदि को संदेह की दृष्टि से देखता रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी मतलब इनके बारे में भी चर्चाएं हुई हैं शुक्ल जी के बारे में, लेकिन बहुत ही एक प्रकार से पुरजोर तरीके से किसी ने इनका विरोध नहीं किया। ठीक है, अगले विद्वान आते हैं भैया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और उनका नामकरण देख लें। डॉक्टर वर्मा ने शुक्ल जी की प्राकृताभास हिंदी के विचार को और आगे बढ़ा करके हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो माना वो संवत 750 से मानते हुए निम्न विभाजन प्रस्तुत किया। वो एक प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास 750 विक्रमी से मानते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे चले जाते हैं अभ्रंश काल तक, यानी अभ्रंश को भी एक प्रकार से ये हिंदी की कैटेगरी में मिला लेते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आपको विजुअल हो पा रहा है, सही तरीके सारी चीज़ दिख रही हैं? एक बार मैं चेक कर लूँ। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से जहाँ तक है। ठीक है, चलिए, हाँ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल। चले, तो ये अगर इसकी बात करें हम संधि काल की तो संधि काल, पहला काल है संधि काल, यानी संधि काल का मतलब कि ऐसा काल जब एक प्रकार से एक भाषा जब एक प्रकार से लुप्त होती है और दूसरी भाषा का उदय होता है, तो एक बैग कोई भाषा ना तो ख़त्म होती है ना किसी एक भाषा का एक बैग उदय होता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, 100-200 साल की प्रक्रिया होती है एक भाषा को बनने में। तो वो संधि काल कहा इन्होंने। किस काल को भैया? एक संधि काल कहा जो अभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी रही है, या हिंदी और अभ्रंश या अभ्रंश की भाषा खात्मे की ओर और हिंदी की शुरुआत की ओर। तो 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी का जो समय काल है वो संधि काल बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। दूसरा काल है चारण काल। तो आपसे पूछा था आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो आप बताएंगे चारण काल का है, संधि काल का है। ठीक है, चारण काल 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 विक्रमी का, मतलब कि 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी का समय काल चारण काल रहा है। और इसी को एक प्रकार से आचार्य शुक्ल जी आदिकाल कहते हैं, यानी वीरगाथा काल कहते हैं, जो चारण काल है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है भक्ति काल। भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1775 विक्रमी आचार्य शुक्ल का सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया। इसके बाद में रीतिकाल चौथा, रीतिकाल जो है 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी, शुक्ला जी ने भी यही बताया था। इसके अलावा पांचवा जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से लेकर के अब तक, तो ये भी एक प्रकार शुक्ला जी ने बताया। आधुनिक काल को ये गद्यकाल नहीं कहते, बाकी सब कुछ कहते हैं। आलोचना इनकी भी होती है। डॉक्टर वर्मा की संधि काल की मान्यता
अधिक तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती, यानी जो संधिकाल ने बताया अपभ्रंश का और उसका, ये उतनी समीचीन नहीं होती है। अपभ्रंश में हिंदी का पहला स्वरूप खोज करके उसके साहित्य को इतना पीछे तक ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो अपभ्रंश की अवहेलना होगी। ठीक है। अगले विद्वान हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो इन्होंने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया उसका और नामकरण किया, उसके बारे में समझे। अपभ्रंश और हिंदी के अंतर को पूर्ण रूप से समझते हुए आचार्य द्विवेदी ने वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो माना वो 15वीं शताब्दी यानी भक्ति काल से माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल से नहीं मानते हैं, वो एक प्रकार से कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी जो रही है, ठीक है, उसको आदिकाल नाम ना दे करके, मतलब आदिकाल नाम दे करके समाहित कर देते हैं और उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार से है। वो आदिकाल को उतना प्रेफर नहीं करते जितना भक्ति काल। बेसिकली वो भक्ति काल से ही एक प्रकार से हिंदी की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। ठीक है, लेकिन काल विभाजन उनका भी बड़ा अच्छा रहा है। आदिकाल को इन्होंने आदिकाल ही कहा और कहा कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी, ये ईस्वी में बता रहे हैं, ये विक्रम संवत में नहीं बताए हैं, ईस्वी में बताया है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का जो समय काल है, ये आदिकाल का किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो आप याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, और द्विवेदी का याद कर ले या राम कुमार वर्मा का। ठीक है, राम कुमार वर्मा एक ही चीज़ आप इंक्लूड कर दें, ऊपर वाला जो है वही 700 से लेकर के 1000 विक्रमी तक वही आपने संधि काल ऐड किया है। आचार्य रामचंद्र, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अलावा बाकी सब वही है, रामचंद्र शुक्ल जी वाला। ठीक है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा अलग है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का समय काल आदिकाल है। फिर उसके बाद में आता है भक्ति काल। 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य का काल जो भाग रहा है भक्ति काल है। 15वीं शताब्दी का मध्य, 15वीं शताब्दी मतलब क्या होता है? 1400 ईस्वी से लेकर के 16वीं शताब्दी का मध्य। 16वीं शताब्दी का मध्य मतलब कि 1550। ठीक है, ये यहाँ तक भक्ति काल बताया। इसके अलावा रीतिकाल की बात की तो 16वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1550 से 19वीं शताब्दी का मध्य, 1550 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, इन्होंने कितना बताया? 1550 से लेकर के 19वीं शताब्दी का मध्य का मतलब होता है 1850 तक। ठीक है, इसके बाद में चौथा पॉइंट है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल इन्होंने बताया चौथा काल जो है आधुनिक काल है। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अद्यतन यानी अब तक, यानी लगभग 1850 से लेकर के अब तक का जो काल है वो एक प्रकार से आधुनिक काल है, ऐसा बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये भी आप एक प्रकार से नोट डाउन, बाकी PDF आपको मिल ही जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, इसका PDF ही आपको मिल जाएगा। क्लियर? कहाँ पर मिल जाएगा? जब आप कोर्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोर्स कैसे मिलता है? आप करेंगे क्या, 91 61 93 60 62 पर आप लोग व्हाट्सएप SMS कर दीजिएगा। अच्छा, इसके कोर्स के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट के PDF वगैरह होंगे, जो भी नोट्स वगैरह मैं बनाऊंगा, वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर ही सेंड कर दूंगा। अदर सब्जेक्ट के, जैसे कि आप सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, ऐसे और भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको यहीं पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप इस कोर्स को लेंगे हिंदी वाला, तो इसमें आपको और तमाम प्रकार के जानकारी मिलती रहेगी और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी SMS करें कोर्स लेने के लिए 91 61 93 60 62 पर और ज्वाइन तुरंत कर लें। ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्लियर? अगर नंबर मेरा नहीं पता तो अबाउट में दिया हुआ है, बैक मतलब कि थोड़ा सा बैक करके देख लें, मैंने लिख दिया था। अगले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो ये भी बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात की जाए तो काल विभाजन की दृष्टि से नगेंद्र का भी नाम अग्रणी है और इनका नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है, अगर इनकी बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी। पूर्व पीठिका में विभिन्न आधारों को ग्रहण करते हुए काल विभाजन और नामकरण का प्रकार किया है। पहली बात, आदिकाल। आदिकाल इन्होंने बताया 7वीं सदी के मध्य तक। 7वीं शताब्दी मतलब कि क्या होता है? लगभग 650। 7वीं शताब्दी का मध्य जो है वो 650 से लेकर के 14वीं शताब्दी का मध्य यानी कि लगभग 1350 तक। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से यानी कि 1350 से लेकर के 17वीं शताब्दी का मध्य यानी 1350 ईस्वी से लेकर के 17वीं शताब्दी मतलब कि 1650 तक। ठीक है, ये रहा भक्ति काल। इसके बाद में आता है रीतिकाल। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से, 17वीं शताब्दी का मध्य का मतलब क्या होता है? 1650 से लेकर के 19वीं शताब्दी का मध्य यानी कि 1850। ठीक है, इसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के अब तक यानी 1850 से लेकर के अब तक का जो काल रहा है अब तक, यही है एक प्रकार से आधुनिक काल। अच्छा, आधुनिक काल को एक प्रकार से इन्होंने कई कालखंडों में बांटा। चूँकि ये आधुनिक तरीके से इन्होंने बांटा तो इन्होंने आधुनिक काल को भी बांटा।
आधुनिक काल का पहला भाग पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग की अगर बात की जाए, भारतेंदु युग मतलब पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपसे पूछा था कि भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पुनर्जागरण काल के नाम से भारतेंदु युग को जानते हैं। 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है ये भारतेंदु युग है। और भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा, चूँकि भारतेंदु युग जो है भारतेंदु जी के नाम पर इसलिए पड़ा चूँकि भारतेंदु जी का जन्म भी एक प्रकार से 1850 में हुआ था। और भारतेंदु जी ने यहाँ पर गद्य में लिखना भी शुरू कर दिया था। गद्य में जो एक प्रकार से रचनाएं होती थीं वो खड़ी हिंदी में लिखते थे, ठीक है, लेकिन जो काव्य करते थे वो एक प्रकार से ब्रजभाषा में ही लिखा करते थे। आपके पाठ्यक्रम में जो ऐसे मातृभाषा पर दोहे हैं ब्रजभाषा में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। रोको जो तो अमंगल होए, ये भी आपका ब्रजभाषा में है, ठीक है। इसके अलावा तो सभी आप ब्रजभाषा में रचनाएँ हुआ करती थी उस दौरान। 1900 ईस्वी तक ब्रजभाषा में रचनाएँ हुई हैं। दूसरे विद्वान हैं, मतलब कि दूसरा काल है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल को ही द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ये द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं पड़ा, ध्यान रखेंगे। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये एक प्रकार से सरस्वती पात्रिका का संपादन इन्होंने 1903 में संभाला, इसीलिए कभी कभी इस काल को 1903 से माना जाता है द्विवेदी युग की शुरुआत। लेकिन बेसिकली 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदी साहित्य का जो गद्य है उसका विकास अपने चरम पर था और हिंदी साहित्य में एक प्रकार से द्विवेदी युग के नाम से जाना था, जिसमें मैथिली गुप्त सबसे बड़े कवि या सबसे ज़बरदस्त कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसके बाद में तीसरा जो काल है वो है छायावाद काल। छायावाद का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। छायावाद की अगर बात की जाए तो इसमें 1918 से लेकर के 1938 तक एक प्रकार छायावाद रहा। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुकुमार कवि प्रकृति के सुमितनंदन पंत, और छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं, जो है उनका क्या नाम है, ये आधुनिक मीरा कही जाती हैं, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा। और यहाँ के जितने कवि रहे सभी लोग गद्य में पद्य में कई रचनाएं लिखते रहे हैं। जैसे मैथिली शरणगुप्त की कुछ रचना मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, मेरे पास कई पुस्तकें रखी हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको ना पता हो तो मैं कई पुस्तकें आपको दिखाऊंगा हिंदी में जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास पुस्तक महादेवी वर्मा की, कौन सी पुस्तक है ये? दीप शिखा पुस्तक है। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, ये देखें, ये पूरी कविता और महादेवी वर्मा जी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हैं। दीप शिखा रचना है, ठीक है। इसके अलावा आषाढ़ का ये गद्य की रचना आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, और भी कई बहुत पुस्तकें रखी हुई हैं, ये सब मैं पढ़ चुका। यशोधरा रचना ये मैथिली शरणगुप्त जी की है। मैथिली शरणगुप्त जी एक प्रकार से जो रचनाएँ करते थे वो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये जो कहते थे उसी के अकॉर्डिंग करते थे। बहुत ही विद्वान आदमी थे। ये देखिए पहले इसमें क्या लिखा, श्री राम, और वर्णाश्रम विश्वास करते थे। ये जब द्विवेदी जी से मिला करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर सरस्वती पात्रिका का संपादन इन्होंने 1903 में संभाला, तो 1903 के बाद से जब से पत्रिका का संपादन संभाला, और सरस्वती पात्रिका होती क्या थी? सरस्वती पात्रिका मतलब होता था कि वहाँ से कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी। जैसे अगर आपको कोई कविता प्रकाशित करवानी है तो आप सरस्वती पात्रिका जाओगे और वहाँ पर दोगे कि भैया हम ये कविता लिखन है, हमारी कविता तनी प्रकाशित करवा दियो। तब हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी देखत रहे हैं क्या लिखे हुए भैया, अच्छा ये गलत है, ये वाला ये लाइन ठीक है के लेके आओ जाओ। तो ऐसे से बड़ी मतलब त्रुटि करते रहे, निकारत रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी मतलब के लगे जब पहुँचे मैथिली शरणगुप्त जी तो पहले गोड़ छू के उनके पहले ही करते रहे। ये थे महावीर प्रसाद मतलब ये मैथिली शरणगुप्त जी। मैथिली शरणगुप्त जी कहते जिस तरीके से तुलसीदास जी को मिले हनुमान जी महावीर, ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक महावीर हैं, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने मुझे कविता करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बताई कि भाई किस पर कविता लिखें और कैसे लिखी जाए। पहली रचना क्या लिखे यहाँ पर लिखें, देखिए क्या लिखा है, श्री राम का क्या लिखा भैया, पहली बातें क्या लिखी, श्री राम लिखा है। श्री राम के आप बाद में थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बारीकी से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि ये आपको आगे चल कर काम आएगा। यशोधरा रचना है, क्या लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जब छायावाद की विशेषता पूछी जाएगी ये पंक्तियाँ आपको लिखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने दिखाया और इनकी रचना में आपको लिखी है। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे कि साकेत, सुधरा, द्वापर, विष्णुपुरिया, उच्छ्वास, भारत भारती, सिद्धराज, जयद्रथबद, नहुस, पंचवटी, जय भारत, गुरुकुल, हिंदू, लीला, त्रिपथगा, झंकार, चंद्रहास, तिलोत्तमा, कुणाल गीत, अजीत, शकुंतला, प्रदक्षिणा, रत्नावली, अनघ,
ठीक है। तमाम रचनाएं इनकी हैं, हिडिंबा वगैरह रचनाएं इन्हीं की हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो मैथिलीशरण गुप्त जी हैं ये बड़े विद्वान आदमी, हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त की बात कर रहे हैं तो यशोधरा रचना जो है इसमें आप देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हुई हैं। मंगलाचरण की पहले मंगलाचरण यानी पहले प्रार्थना होती थी, देखें, श्री गणेशाय नमः यशोधरा मंगलाचरण। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें हमें मतलब कि हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ, धन्य हमारा भूमि भार भी जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो हो अमिताभ। वो अमिताभ इस तरीके से इन्होंने पहले लिखा। उसके बाद सिद्धार्थ के बारे में लिखा कि घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र, पिसो पड़े हों इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, रहे अंतोगत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र। इस तरीके से रचना बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये है भैया यशोधरा। इसके अलावा स्कंदगुप्त एक नाटक है इतिहास में, बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी मैं पढ़ता हूँ, मैंने ख़त्म कर दी। उर्वशी जब आप पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना, ये बड़ी फेमस रचना है। इसमें वैश्याओं को मतलब वो सॉरी एक मिनट गड़बड़ निकल गया। इसमें जो क्या बोलते हैं इंद्र के जो अप्सराएं होती हैं, जो इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती हैं, अप्सरा होती हैं बहुत सारी, उनमें से एक अप्सरा थी एक प्रकार से, कौन सी, उर्वशी नाम की अप्सरा। मतलब इनकी बहुत सारी रचनाएं, उर्वशी, रसवंती, हुंकार, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, रेणुका, सरस्वती, द्वंद्व गीत, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये रचनाएं जो हैं बड़ी फेमस रचनाएं हैं और इनको कभी पढ़िएगा। इसके अलावा अनामिका हो गई, अनामिका ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, बड़ी फेमस है अनामिका। इसमें कई कविताएं इनकी संकलित हैं, इस पुस्तक में कई कविताएं हैं, ठीक है। तो ये कविताएं आप पढ़ सकते हैं। और कामायनी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो सर्ग, इसमें एक प्रकार से कामायनी मेरे पास पूरी कामायनी रखी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूरी कामायनी है मेरे पास, ठीक है, जो शंकर प्रसाद की रचना है। और ये पूरी कामायनी जो है इसमें जितने चिंता सर्ग से लेकर के लज्जा सर्ग सब कुछ है, ठीक है। या देखें कि हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त कविता, ये पढ़ें। तो ये सब कविताएं मतलब ये सब पुस्तकें जो हमारे पास रखी हुई ऑलरेडी, तो ये सब आप जो है जब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको, तो इतने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से तो छायावाद में आप देखेंगे ये सब चीज़ें रचनाएं बड़ी फेमस रही हैं। 1918 से 1938 तक एक प्रकार से एक काल रहा छायावाद का। छायावाद में एक प्रकार से जितने भी कवि रहे हैं सब दुखी रहे हैं, सब एक प्रकार से दिक्कतों का सामना किए हुए हैं। इसके बाद में आता है आपका छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर का मतलब क्या होता है, छायावाद के बाद। छायावादोत्तर काल का मतलब क्या होता है, छायावाद के बाद का जो काल है उसी को छायावादोत्तर कहते हैं। इसमें पहला आता है प्रयोग मतलब प्रगतिवाद। प्रगतिवाद बेसिकली अगर बात की जाए तो प्रगतिवाद अलग जो है ये 1938 से प्रारंभ होता है और 1943 तक चलता है, ठीक है। और 1943 से लेकर के 1953 तक चलता है आपका प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रणेता माने जाते हैं बेसिकली जो है क्या बोलते हैं, तार सप्तकों के प्रकाशक रहे हैं। तार सप्तकों का प्रकाशन कौन करता था, साहिवाग्य। साहिवाग्य का मतलब क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेनज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेनज्ञ एक प्रकार से बड़े फेमस व्यक्ति हैं। मनोविश्लेषणवाद का इन पर प्रभाव रहा। सिगमंड फ्रायड नाम के एक व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति हैं, उनका एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। उसमें उन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है, इदम, अहम और पर अहम के बारे में। उसी पर आधारित है इनका जो पूरा का पूरा प्रयोगवाद है, ठीक है। 1938 से 1943 ईस्वी तक का जो समय काल है ये मार्क्सवादी प्रभाव में रहा। और खास करके कार्ल मार्क्स का नाम आप लोग जानते होंगे, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की बात करी उन्होंने कार्ल मार्क्स ने, तो उसकी विचारधारा को फॉलो किया। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समयकाल 1938 से 1953 तक रहा, जिसमें मैंने आपको कड़गाई कर दिया कि कब से कब तक। दूसरा है नवलेखन युग, सन 1953 से 1900 मतलब अब तक। तो ये इन्होंने बताया, किसने भैया, इन्होंने बताया जो है किसने बताया ये काल विभाजन किसने किया है, ये काल विभाजन किया डॉक्टर नगेंद्र का। बड़ा ज़बरदस्त काल विभाजन रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात की है तो अच्छा आलोचना इनकी भी हुई है, डॉक्टर नगेंद्र की भी। आलोचना क्या हुई भैया इनकी, आलोचना ये हुई कि डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है, इसमें कालक्रम और प्रवृत्तियाँ का पूरा ध्यान रखा गया, यानी कि इनकी आलोचनाएं एक प्रकार से बेसिकली हुई नहीं, चूँकि इन्होंने एक प्रकार से बाद में लिखा, और जब इन्होंने बाद में लिखा सारी चीज़ें इनको पहले से जानकारी रही, ठीक है। चूँकि क्या क्या कमियाँ रह रही थी विद्वानों में, तो उन कमियों को देखा और उन कमियों को अपने रचना में नहीं होने दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। आगे थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, बाकी सब लगभग खत्म हो गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अपनी सरलता, सुबोधता और सुस्पष्टता के कारण से आचार्य शुक्ल का काल विभाजन ही अधिक प्रभावपूर्ण है। आज उसमें संशोधन की आवश्यकता जरूर है थोड़ी बहुत, ना कि अमूल परिवर्तन की विशेष रूप से
आदिकाल की सीमा और नामकरण में परिवर्तन कर दिया जाए। आधुनिक काल के स्वरूप निर्धारण में थोड़ा सा बदलाव किया जाना जरूरी है, चूँकि आधुनिकता पर कहीं न कहीं तो बंधन होना ही चाहिए। इसकी विविध शाखा प्रशाखाओं को देखते हुए केवल गद्य काल कहना उपयुक्त नहीं है आधुनिक काल को। यदि अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से इसका आविर्भाव माना जाता है तो उसकी समाप्ति के साथ ही सीमांत भी हो जाना चाहिए। आगामी युग को स्वतंत्रोत्तर काल की संज्ञा दी जा सकती है, अथवा पूर्व को जागरण काल, पश्चात को आधुनिक काल की संज्ञा देना अधिक उपयुक्त होगा। इन परिसीमाओं के बावजूद भी शुक्ल जी का इतिहास लेखन जो रहा वो प्रयास एक ऐसा नवीन मतलब कि ऐसा एक प्रकार से मील का पत्थर है, मील का पत्थर, नींव का पत्थर है, जो बिना किसी एक प्रकार से बिना किसी भव्य भवन का निर्माण संभव नहीं। यानी कि अगर आपने मतलब जिसके बिना कोई भव्य भवन का निर्माण आप नहीं कर सकते, यानी कि एक ऐसे जो है नींव का पत्थर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, कि बिना उसके पढ़े आप हिंदी साहित्य का इतिहास एक प्रकार से नहीं लिख सकते या ना हिंदी साहित्य के बारे में सही तरीके से जान पाते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का एक आधारभूत जो ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रहा है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसमें सारी चीज़ें आपको डिट्टू पूरी हिंदी साहित्य के बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई हैं, कवियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कहीं ना कहीं पे है, ये एक प्रकार से अगर हिंदी साहित्य का आपको पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपको लेना पड़ेगा, इस पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी समझ लिया। चैप्टर नंबर 1 इसके पहले हमने देखा था, जिसमें हमने एक प्रकार से हिंदी साहित्य के जो इतिहास की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा रही, उसमें विभिन्न विद्वानों के बारे में समझा। और आज की वीडियो के माध्यम से इतिहास का जो काल विभाजन हुआ, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नामकरण किया, क्या क्या काल विभाजन किया, उसके बारे में समझा। समय पूरा का पूरा बताया मैंने। अब इसके बाद मतलब इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस देखा था। तो अगर अभी आपको कोर्स लेना है भाई, तो कोर्स लेने के लिए आप एक प्रकार से क्या कर सकते हो, कोर्स आप ले सकते हो बहुत ही कम पैसे में। 500 का कोर्स मात्र आपको 100 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी एक प्रकार से तैयारी विधिवत कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये वाला कोर्स मात्र 100 रुपये में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप हमारे नंबर पर 91, ठीक है, 91 61, एक मिनट, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप SMS कर दें 91 61 93 60 62। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और बोलेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष का या प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस मतलब कि पूरा कोर्स पढ़ना है, और मात्र 100 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स दे दिया जाएगा। और अभी आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप की मतलब वीडियोज़ की लिंक मिलती रहेंगी, आप आसानी से पढ़ेंगे। उसके बाद में PDF नोट्स मिल जाएगा, जैसे कि इस क्लास की PDF नोट्स भी तुरंत ग्रुप में आपको उसी दिन सेंड कर दी जाएगी जिस दिन क्लास होगी। क्लियर? तो अभी जल्दी कोर्स ले लेंगे तो बेटर रहेगा, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी कोर्स ले लें, अपने सभी साथियों को बता दें कि भाई कोर्स लॉन्च हो चुका है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, आकर के कोर्स पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी 3rd चैप्टर में हम लोग आदिकाल की विशेषताओं या आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।